Welcome again to the channel. So you are already aware of the judiciary series which is going on, in which I am going through each and every article which is important for the judicial exams and other exams we are covering. So in this video we will be covering citizenship, which is there, the article related to citizenship which is there under Article 6 to 11. So this will be the explaining video as well as the PYQ videos, because PYQs जो हैं वो इस पोर्शन से कम आए हैं, बट स्टिल दिस वीडियो इज important. Each and every concept is important from where the PYQs have come. So I hope this is beneficial for you. So with this we will start the video. So we are going to discuss the topic of citizenship, which is there in the constitution. Article 5 to 11 deals with this, the provision of citizenship. It is a very small topic but important topic, although a less amount of questions come from this topic, but we have to cover each and every topic. So it will be going to be a small video, but at least we should have an idea about citizenship. So what is citizenship? तो citizenship का मतलब होता है कि जब कोई कंट्री किसी इंडिविजुअल को सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है, तो वो उस पर्सन को इट प्रोवाइड्स अ लीगल स्टेटस टू दैट पर्सन, दैट दिस पर्सन बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर कंट्री। और इसी के साथ साथ इट्स अ काइंड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो कई सारी राइट्स एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स सिटीजन्स आती हैं। उसको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, बहुत सारी ड्यूटीज भी होती हैं। जैसे कि ड्यूटीज को अगर हम लें, तो दैट देयर इज fundamental duties mentioned in the Constitution of India, that we will respect our national flag, and we will be in solidarity. हम हमेशा solidarity में रहेंगे. We will be having unity. If somebody is against us, we will be united. So all these are the duties which are mentioned there. और इन्हीं के साथ साथ, ड्यूटीज के साथ साथ बहुत सारी राइट्स भी आती हैं, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी कहते हैं। जैसे कि राइट टू वोट आती है ना, राइट टू लिव इन दिस कंट्री आती है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आती है, राइट टू इक्वालिटी आती है। उसके अलावा भी बहुत सारी राइट्स दोज आर मेंशन्ड in the constitution as fundamental rights, as well as those rights which are the constitutional rights. तो हर प्रकार की राइट हमें मिलती है, प्लस ड्यूटी हमें मिलती है। सो दिस इज स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द सिटीजनशिप. सो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन. सो सिटीजनशिप को अक्वायर करने के कई सारे मोड्स हैं। कुछ उनमें से इन आर्टिकल्स में मेंशन्ड है, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11. ऑलमोस्ट 4 तरीके के मोड्स यहाँ पर मेंशन है, जिससे सिटीजनशिप मिलती है या फिर थ्रू नेचुरलाइजेशन उसको एक्वायर किया जाता है। एक एक करके हम सारे के सारे पढ़ेंगे, और ये बहुत इजी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बहुत ही कम तरीके मेंशन है। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ लेजिस्लेशन ऑन द सिटीजनशिप. So we will be also going through that also. So first which we will be dealing with is the citizenship by domicile, which is dealt in Article 5. A person is a citizen of India if he had a domicile in the territory of India and he was born in India. Domicile किसको कहते हैं? डोमिसाइल की कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि कैसे एक बंदे को, एक इंडिविजुअल को इंडिया का डोमिसाइल मिलेगा, और डोमिसाइल अगर होगा तो उसको सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। डोमिसाइल बेसिकली, डोमिसाइल का आसान शब्दों में मतलब होता है रेजिडेंस ऑफ इन अ पर्टिकुलर कंट्री और इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो जब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए रेजिडेंस कंप्लीट हो जाता है, तो बहुत सी कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल भी सिटीजनशिप देती हैं, एंड इंडिया इज आल्सो वन ऑफ देम। तो इसको डोमिसाइल के बेसिस पे सिटीजनशिप पाने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है नेचुरलाइजेशन, जिनको आसान भाषा में हम नेचुरलाइजेशन भी कहते हैं, जिसको हम डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं। दैट अगर आपने अगर आप इंडिया में पैदा हुए, या फिर आपके पेरेंट्स जो हैं दोज आर बोर्न इन इंडिया, आपको ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस
डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और इसके अलावा if you have been ordinarily resident in India for not less than 5 years immediately before the commencement of the constitution। तो अब गौर करने वाली बात यह है, ये आर्टिकल्स बनाए गए थे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डेट मेंशन है 26 जनवरी 1950। तो अगर आप 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले भी इंडिया में अगर रेजिडेंट थे, क्योंकि ये लॉ उस टाइम पर बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उस टाइम पे ड्राफ्ट किया गया था और इसमें कंडीशन भी उस टाइम की और उस डेट के हिसाब से रखी गई थी। तो अगर कोई भी उस टाइम पर 5 साल या इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रेजिडेंट था, तो उसको भी डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन के तहत ही आपको सिटीजनशिप मिल जाती। ठीक है, तो हमने 3 कंडीशन सीखी जो आर्टिकल 5 में मेंशन है। पहली है नेचुरलाइजेशन, कि अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं, और उसी का दूसरा पार्ट है ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, अगर आपके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं तो आपको डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन के तहत सिटीजनशिप मिल जाएगी, आपके अगर माँ बाप इंडिया में पैदा हुए हैं या आप इंडिया में पैदा हुए हैं। दूसरा है कि अगर आप 26 जनवरी 1925 से ठीक 5 साल पहले तक इंडिया में परमानेंटली रह रहे थे, तो आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अब डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट बेसिकली मैंने बता ही दिया है कि रेजिडेंस को कहते हैं। डोमिसाइल का मतलब होता है कि परमानेंट होम, आपका परमानेंट होम इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, और परमानेंट होम होने के साथ साथ, क्योंकि परमानेंट होम होने से क्या होता है कि आपका इंटेंशन दिखता है और फैक्ट भी दिखता है कि अगर आपने किसी कंट्री में घर ले लिया तो ये दर्शाता है कि आप इच्छुक हैं, आपका इंटेंशन है कि उस कंट्री में आप परमानेंटली रहना चाहते हैं। और इंटेंशन के साथ साथ देयर इज अ फैक्ट अवेलेबल दैट यू हैव बॉट अ हाउस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो ये फैक्ट है कि आपने घर इसीलिए लिया है कि आपका इंटेंशन जरूर होगा कि आप यहाँ रह सकें। ठीक है, एंड डोमिसाइल मस्ट नॉट बी टेम्पररी और फ्लीटिंग। टेम्पररी नहीं होना चाहिए डोमिसाइल जो है, परमानेंट घर होना चाहिए। और परमानेंट अलग अलग कंट्रीज में एक लगभग लिमिट होती है कि इतने टाइम तक आपका रेजिडेंस होना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल 6 महीने या 1 साल या 2 साल, या किसी कंट्री में 5 साल भी हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं डोमिसाइल। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो वी विल बी मूविंग ऑन। So here are some important case laws that is related to the Article 5 of the Constitution, which is related to the citizenship। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो आपको नोट डाउन कर लेने हैं, जैसे कि प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है। और दूसरा केस जो कि इम्पोर्टेंट है, योगेश भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो सुप्रीम कोर्ट ने योगेश भारद्वाज वाले केस में ये हेल्ड किया था that Article 5 recognize domicile of India and not of a particular state। मतलब कहने का यह है कि आप इंडिया में किसी भी स्टेट में रहे, बिकॉज आर्टिकल 1 हमने पहले वीडियो में पढ़ा है दैट इंडिया इज a यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग आप किसी भी स्टेट में रिजाइड करो या किसी यूनियन टेरिटरी में रिजाइड करो, इट शुड बी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो एक पर्टिकुलर स्टेट में जरूरी ये नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में रहोगे तो ही आपको डोमिसाइल माना जाएगा। आप इंडिया में कहीं भी रह सकते हो तो भी आपको डोमिसाइल रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एंड अनदर केस इज देयर, सोंदूर गोपाल वर्सेस सोंदूर रजनी 2013 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली बोला है डोमिसाइल ऑफ चॉइस। अब डोमिसाइल ऑफ चॉइस क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि बाय बर्थ नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपको डोमिसाइल मिलता है ना, आप इंडिया में पैदा हुए, आपके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए। एक मिलता है बाय चॉइस, कि आप इंडिया में आके रहने लगे, जो हमने दूसरे पॉइंट में पढ़ा था, जिसमें कमेंसमेंट से पहले 5 साल रहना कंपलसरी था। डिफरेंट टाइम ऑफ टाइमलाइंस आर देयर डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंग, है ना। तो डोमिसाइल ऑफ चॉइस अगर आप ले रहे हैं, मतलब अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया में रहना ही, या फिर आपने किसी और जगह का डोमिसाइल छोड़ दिया। फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, आपने ऑस्ट्रेलिया का डोमिसाइल छोड़ दिया, या आप इंडिया में 5 साल से रह रहे हैं, ये सफिशिएंट नहीं हो जाता है आपको सिटीजनशिप देने के लिए।
देयर मस्ट बी क्लियर इंटेंशन टू अबेंडन डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन। आपके जो भी ओरिजिन का डोमिसाइल था उसका बिल्कुल क्लियर इंटेंशन दिखना चाहिए। अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप रहनी है, फॉर एग्जांपल आपका ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया था तो आपने उसकी डोमिसाइल छोड़ दिया, अब आप वहां नहीं रहते, ये कोई सबूत नहीं है। आपको बिल्कुल क्लियर इंटेंशन शो करना पड़ेगा। अब उसको शो करने के फॉर एग्जांपल कई तरीके हो सकते हैं, जैसे इंडिया में आपने अपना परमानेंट होम बना लिया है, या और भी जो तरीके प्रोवाइड किए गए हों इन लॉ में। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 5। सो नाउ वी विल मूव ऑन। सो दिस इज आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच टॉक्स अबाउट द माइग्रेशन। तो ये चीज हमें पढ़नी है, ये चीज याद रखते हुए कि ये जो प्रोविजंस थे ये एट द टाइम ऑफ पार्टीशन और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ अडॉप्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिखे हैं। तो इनको उसी टाइम के हिसाब से पढ़ा जाए। ये माइग्रेशन वाला जो क्लॉज है, इट स्टैंड्स एट दैट टाइम, जो आपको पढ़ के भी समझ में आएगा कि आर्टिकल 6 ये बोलता है कि आर्टिकल 6 सिटीजनशिप देता है उन लोगों को जो माइग्रेट करके आए हैं, हु माइग्रेटेड टू इंडिया पाकिस्तान से उस टाइम पे, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिफोर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डेट है 26 जनवरी 1950। तो बिफोर जो कमेंसमेंट से आए हैं, उसके अलावा दो कंडीशन उनको फुलफिल करनी है। दैट अ पर्सन इज डीम्ड इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, है ना, या तो उसके पेरेंट या उसके ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा होने चाहिए। पहली कंडीशन तो ये थी। दूसरी कैटेगरी है माइग्रेशन की। माइग्रेशन में 6 बी क्या कहता है कि आपके पास दो कैटेगरीज हैं। देखो, पहली तो कंडीशन फुलफिल हो गई कि अगर आपके माँ बाप या आप रेजिडेंस ऑफ इंडिया थे तो एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो भी उसमें डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंगली तो आपको इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा माइग्रेशन के केस में, पाकिस्तान से माइग्रेशन के केस में। 6 बी बात करता है दो कैटेगरीज की। कोई बंदा अगर 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट करके आया है ना, तो ही मस्ट बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन। 19 जुलाई से पहले अगर माइग्रेट करके आया है तो इंडिया में रहता होना चाहिए सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन से, है ना, यानी कि 19 जुलाई 1948 को रहता हुआ होना चाहिए। और अगर 19 जुलाई के बाद आया है या फिर 19 जुलाई को या 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो दो कंडीशन फिर और फुलफिल करनी पड़ेंगी। दैट उसको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। जो भी ऑफिसर उस टाइम पे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होगा उसके द्वारा पहले रजिस्ट्रेशन होगा। और मस्ट हैव बीन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 6 मंथ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और यानी कि 19 जुलाई या 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी आया है तो कम से कम 6 महीने उसको इंडिया में रहते हुए हो जाने चाहिए, रिजाइडिंग करते हुए हो जाने चाहिए। उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बाय एन ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था। तो ये कुछ सिनेरियोज थे जो कि सिटीजनशिप को डील करते हैं उन लोगों की जो माइग्रेट करके पाकिस्तान से इंडिया आए थे, विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 6। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। Okay, so now that we have dealt with the scenario of the persons who migrated from Pakistan to India under Article 6, now there is Article 7, which tells us that what will happen to a citizen if he goes to Pakistan from India. तो इंडिया पाकिस्तान से आने वाला आर्टिकल है 6 और पाकिस्तान से पाकिस्तान जाने वाला इंडिया से आर्टिकल है 7। ठीक है, तो पहले आने की बात है फिर जाने की बात है, तो पढ़ लेते हैं। सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। उस बंदे की सिटीजनशिप के साथ क्या होगा जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गया है। तो जो भी बंदा इंडिया का सिटीजन था लेकिन 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान माइग्रेट कर गया तो ही शैल सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो अब इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। दिस अप्लाइज इवन इफ सिटीजनशिप वाज अर्लियर एक्वायर्ड अंडर 5 और 6। 5 और 6 में अगर नागरिकता उसने ले भी ली थी तो भी अगर वो 1 मार्च 1947 के बाद चला गया है तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, है ना। आर्टिकल 5 तो नेचुरलाइजेशन और डोमिसाइल ऑफ रेजिडेंस की बात करता है। 6 बात करता है आर्टिकल 6 बात करता है
कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो वापस आया या उससे पहले इंडिया वापस आ गया या उसके बाद उसने पूरी एक प्रोसीजर फॉलो फॉलो करके जो ऑफिसर अपॉइंटेड था उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन होके सर्टिफिकेट भी ले लिया, उसके बाद वो फिर दोबारा पाकिस्तान चला गया, तो अगर वो 1947 के बाद किसी भी प्रकार से पाकिस्तान माइग्रेट कर गया है 1 मार्च 1947 के बाद, तो उसको इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 7 कहता है। आगे का प्रोविजो भी मैंने इसी के साथ बता दिया है, दैट ही शैल बी डीम्ड टू हैव माइग्रेटेड टू इंडिया एंड कंडीशंस अंडर 6B शैल अप्लाई। और अगर वो आर्टिकल 7 ये बात भी कहता है कि अगर वो दोबारा इंडिया वापस आता है और परमानेंट रिसेटलमेंट की बात करता है, ठीक है, 47 के बाद चला गया है ना, या 47 से के बाद 1 मार्च 1947 के बाद चला गया, तो वो फिर सीज हो गया। अब वो आर्टिकल 5 में नेचुरलाइजेशन के थ्रू गया हो या आर्टिकल 6 में के थ्रू गया हो, तो दोनों तरीके से अगर वो एक बार चला गया है, आने के बाद भी चला गया है, तो उसकी सिटीजनशिप कैंसिल हो गई। और अगर फिर वो दोबारा आता है रीसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न के हिसाब से दोबारा आता है, तो फिर से उसको जो कंडीशंस है आर्टिकल 6B में वो फॉलो करनी पड़ेंगी, यानी कि सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना होगा, परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना होगा, फिर गवर्नमेंट ऑफिसर वो 6 महीने तक रहता हुआ इंडिया की बाउंड्री में होना चाहिए, फिर गवर्नमेंट ऑफिसर उसको रजिस्टर करेगा, तो ये कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। मोटी मोटी ये है आर्टिकल 7 में कि अगर कोई बंदा इंडिया से माइग्रेट कर गया पाकिस्तान, तो उसकी सिटीजनशिप रद्द हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे केस भी है। भानुराव खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खुले शब्दों में किया कहा है कि वॉलंटरी माइग्रेंट टू पाकिस्तान हु बिकेम इट्स सिटीजन कैन नॉट रिक्लेम इंडियन सिटीजनशिप, तो वो इंडियन सिटीजनशिप को रिक्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर इवन कि वो इंडिया रिटर्न कर लेते हैं या उनके वोटर लिस्ट में नाम है, या फिर वो इंडिया में बहुत टाइम से रह रहे हैं, अगर माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए, वहां की सिटीजनशिप ले ली, तो आप इंडिया की सिटीजनशिप दोबारा रिक्लेम नहीं कर सकते हैं। सो हैविंग सेड दिस, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड आर्टिकल 7। सो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल 8 एंड 9। बहुत इजी आर्टिकल है, कोई ऐसे भारी नहीं है, समझना है इनको। तो ये आर्टिकल 8 बात करता है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन की बंदे की जो कि आउटसाइड इंडिया रिजाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल नॉन रेजिडेंट इंडियन NRIs, है ना। तो ये क्या कहता है कि a person is deemed a citizen of India if all the following conditions are fulfilled. Either of his parents or grandparents were born in India. He is ordinarily residing in another country and he has been registered as a citizen of India by diplomatic or consular representatives of India in that country. तो बहुत सिंपल सरल है कि ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं कि आप इंडिया के नागरिक हो, ऑर्डिनरीली जाकर किसी और कंट्री में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप दुबई या कहीं और भी जाके रह रहे हो, किसी भी कंट्री में आउट ऑफ इंडिया जाके रह रहे हो ऑर्डिनरीली, मतलब काम की वजह से या फिर जॉब की वजह से, बट यू आर अ रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, और आप इंडिया के एक रजिस्टर्ड नागरिक हो, है ना, डिप्लोमेटिक और काउंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन दैट कंट्री, वहाँ की जो डिप्लोमेटिक और काउंसुलर रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी नज़रों में भी आप एक रजिस्टर्ड इंडियन नागरिक हो, तो देन यू विल बी एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, ये NRI की सिंपली बात करता है। और आर्टिकल 9 बात करता है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप। जैसे ही आप वॉलेंटरली किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर कर लेते हो इंडिया के बाद, इंडिया के अलावा किसी भी फॉरेन स्टेट की, देन यू शैल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 5, 6 और 8। तो फिर आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहोगे 5, 6 और 8 आर्टिकल के हिसाब से। ठीक है, आपकी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप तुरंत हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट आर्टिकल 8 टॉक्स अबाउट। ठीक है, आर्टिकल 7 की बात इसलिए नहीं है तो क्योंकि वो तो वैसे भी सिटीजनशिप कैंसिल होने की बात करता है व्हेन यू माइग्रेट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, तो वो तो खुले शब्दों में है, अगर आप पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले लोगे तो फिर आप नागरिक होगे ही नहीं। लेकिन आर्टिकल 9 एक्सप्रेसली सारी और अदर कंट्रीज की बात कर देता है अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो। सो आई होप ये आर्टिकल्स आपके क्लियर हो गए हो। सो वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट point of discussion. Okay, so in this we have mentioned some of the rights and privileges available to the citizen of India. अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो मैंने इसकी एक हिंट स्टार्टिंग में भी दी थी। तो इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन तो यू enjoys these rights which is there in the Constitution of India from Article 12 to 35. The prohibition of discrimination, Article 15, that there will be no discrimination on ground.
के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। उसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, आर्टिकल 16 में। उसके अलावा बहुत सी फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 में, जो आपको फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं विच इज ओनली गारंटेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट टू अदर्स, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, freedom of assembly, freedom to form association and unions, freedom to move freely throughout India, freedom to reside and settle in anywhere in India, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट एनी प्रोफेशन। तो ये सारी की सारी फ्रीडम्स आपको मिलती हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो फ्रीली। इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मे बी आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस रेस्ट्रिक्ट की जा सकती है ना। और ये सारी की सारी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, आपको फ्रीडम ऑफ असेंबली भी नहीं है, तो किसी भी प्रकार की आपको फ्रीडम नहीं है इफ़ यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, जैसे कि जो कि राइट्स माइनॉरिटी के पास हैं कि वो अपनी लिंग्विस्टिक के बेसिस पे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल द राइट्स विच आर ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। राइट्स के अलावा आपके पास कुछ पोस्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, दैट कैन ओनली बी टेकन बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ अ हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, गवर्नर ऑफ अ स्टेट एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इस प्रकार के कई सारे पद और भी हैं जो कि सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया ही ले सकता है, उसके अलावा कोई होल्ड नहीं कर सकता। लास्टली इज द पॉलिटिकल राइट्स रिजर्व फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, कि आपके पास राइट टू वोट है एंड राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन है एंड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत और सरपंच। जो भी इलेक्शन लड़ने के राइट है या वोट देने के राइट है, दैट इज ओनली अवेलेबल टू दी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। सो विद दिस वी विल बी टेकिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। Okay, so now another topic in this video is whether citizenship, whether can a company be regarded or a corporation be regarded as a citizen of India? And to answer this question, और ये इसलिए important है discuss करना because you will see when we will be making the videos on the PYQs, लेकिन इसके PYQs बहुत कम है, so I am thinking of involving the PYQs in this video only, है ना। 4-5 ही PYQs है, ज़्यादा नहीं है, but you will understand why this topic is there। तो can a company or corporation be regarded as a citizen? A company is a juristic person, ये हम पढ़ेंगे और हमने पढ़ा भी है। अगर आपने मेरी UGC नेट की डिस्क्रिप्शन वीडियोस देखी हो PYQs की, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जुरिस्टिक पर्सन और लीगल पर्सन कौन होते हैं, है ना। तो और नेचुरल पर्सन कौन होते हैं, तो कंपनी इज ज्यूरिस्टिक और लीगल पर्सन है, बट इट इज नॉट रिगार्डेड एज अ नेचुरल पर्सन, है ना। सिटीजनशिप अंडर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप एक्ट अप्लाइज ओनली टू नेचुरल पर्सन, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में भी, है ना, जो पार्लियामेंट का इनेक्टेड लॉ है। वो अपनी पावर कहाँ से लेता है वो भी हम समझेंगे, बट ये अभी हम ये समझ लेते हैं कि जो सिटीजनशिप के जितने भी कानून हैं, जो भी राइट्स है, जो भी ड्यूटीज हैं, वो लीगल पर्सन्स पर अप्लाई नहीं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन होती हैं। लीगल पर्सन, कंपनी इज अ लीगल पर्सन बट इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन है? नेचुरल पर्सन होते हैं सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स, है ना। तो ह्यूमन बीइंग ही सिटीजन हो सकते हैं, उसके अलावा कोई भी सिटीजन नहीं हो सकता। बट स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वाला केस वर्सेस सीटीओ वाला केस हम पढ़ लेते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था दैट अ कंपनी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये क्लियरली हेल्ड हो चुका है कि कंपनी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होती है, therefore it cannot claim fundamental rights which is only conferred only to the citizens of India, ठीक है। तो ये साफ साफ बोल दिया गया है। बट कैन अ कंपनी क्लेम फंडामेंटल राइट्स थ्रू शेयर होल्डर? क्या कोई कंपनी शेयर होल्डर के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को क्लेम कर सकती है? तो इसका जवाब दिया गया टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले केस में, जिसमें शेयर होल्डर्स ने आर्ग्यू किया दैट देयर राइट शुड बी प्रोटेक्टेड थ्रू द कंपनी बाय लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। तो ये लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील क्या है? ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन है। इसको मैं बहुत ही छोटे से समझा देता हूँ कि वैसे तो एक व्हील होता है, एक पर्दा होता है शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में, है ना। उस पर्दे का काम क्या होता है? वो जितनी भी कोई भी एक्ट अगर कोई भी शेयर होल्डर करता है, तो शेयर होल्डर पर्सनली लाइबिल नहीं होता है ना। शेयर होल्डर पर्सनली लाइबिल नहीं होता है, एक्ट के लिए हमेशा कंपनी लाइबिल होती है। तो एक पर्दा
बनाया गया है ना, शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में। क्योंकि कंपनी एक नेचुरल पर्सन होती है, तो कोई भी शेयर होल्डर कोई गलती करता है तो कंपनी लायबल होती है। बट लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि किसी इंडिविजुअल शेयर होल्डर ने बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया, तो उस केस में वो व्हील उठाया जाता है, तब कंपनी लायबल नहीं होती है, वो बंदा ही लायबल होता है। ठीक है। तो जब ये सवाल पूछा गया, कैन अ कंपनी क्लेम फंडामेंटल राइट थ्रू स्टेक होल्डर्स, तो इसमें ये कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और ये बोला कि व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है। फंडामेंटल राइट अगर कंपनी क्लेम नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट्स कैन ओनली बी क्लेम्ड बाय सिटीजन। तो शेयर होल्डर सिटीजन होते हैं, बट शेयर होल्डर नेचुरल पर्सन भी होते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स को एज अ कंपनी क्लेम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देयर इज अ डिवीजन, है ना। यू कैन नॉट लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील एट दैट टाइम। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। So we will be moving on. So earlier we see a rigid uh, look which is taken by the Supreme Court regarding the rights of the corporation. But as we move on, we see in the R.C. Cooper versus Union of India, that is an important landmark judgment on the bank nationalization, also known as the bank nationalization case, which we will be discussing when we will be discussing द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, आई थिंक। तो उसी में ये सारे कवर कर लेंगे, तो डिटेल में नहीं जाते हैं। सिटीजनशिप में आरसी कूपर में क्या बोला गया, सॉरी, सिटीजनशिप एंड कॉर्पोरेशंस के रिगार्डिंग क्या बोला गया, वो पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ बोथ द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स आर अफेक्टेड बाय स्टेट एक्शन, शेयर होल्डर्स मे क्लेम प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19। तो अगर दोनों ही इफेक्ट हो रहे हैं तो आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन ली जा सकती है। आर्टिकल 19 किससे डील करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑल। तो अगर दोनों ही आहत हो रहे हैं तो एक फ्लेक्सिबल व्यू सुप्रीम कोर्ट ने लिया कि यस, बिकॉज सम ऑफ द राइट्स आर आल्सो नीडेड बाय द कॉर्पोरेशन एंड शेयर होल्डर्स आर आल्सो नेचुरल पर्सन। सो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा, तो इस केस में फ्लेक्सिबल व्यू लिया। Then we will see that Bennett Coleman versus company, Bennett Coleman and company versus Union of India case 1973, इसमें भी एक फ्लेक्सिबल व्यू लिया गया दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a was recognized as being manifested through the press and even if it is operated by a corporation. So this is a landmark judgment under article 19(1)(a of the Indian Constitution which is related to the freedom of speech and expression, और इसमें ये खुल के बोला गया कि शेयर होल्डर्स के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होती है, and it can be well manifested, it can be processed through press even if the press is operated by a corporation। तो ये lenient व्यू भी हम फिर सुप्रीम कोर्ट का बाद में देखते हैं। पहले उन्होंने रिजिड व्यू लिया था जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। सो विद दिस ये ज्यादा कोई इतना मुश्किल नहीं था, आई होप इजीली आपके समझ में आ गया हो। तो वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। some of the case laws, some more of the case laws which with a मोर लीनियंट व्यू। तो आप इसको गो थ्रू कर लो, समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजीली मैंने केसेस लिखे हैं, इनके नोट्स बना लो, इनको याद कर लो। फ्लेक्सिबल व्यू ही लिया है दैट दो कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, अ शेयर होल्डर हैज द राइट टू कैरी बिजनेस। गोधरा इलेक्ट्रिसिटी में बोला गया, क्योंकि देखो एक चीज तो समझ में आती है ना कि देयर इज अ नीड दैट देयर आर शेयर होल्डर्स, सो देयर इज अ लीनियंट व्यू, अ फ्लेक्सिबल व्यू इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। सो इससे वो चीज समझ में आती है। सो जस्ट गो थ्रू। So we will be moving on to the next topic. Okay, so now we will be discussing the last article, that is Article 11, which gives power of the Parliament to regulate citizenship. इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो भी पावर है सिटीजनशिप को लेके, लॉज बनाने की या कुछ भी बनाने की, वो सारी की सारी पार्लियामेंट के पास है। हमारा जो आर्टिकल 5 से 11 है, ये बहुत ही छोटी, मतलब बहुत ही कम चीजों की बात करता है। तो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो कि बनाई गई है पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ को इनेक्ट करके, दैट इज द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11 दैट दे कैन मेक लॉज रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप कब देनी चाहिए, कब छीन लेनी चाहिए, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के लिए, एंड ऑल अदर मैटर्स विच इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप लेनी है, देनी है, कब देनी है,
किसको देनी है, कितने टाइम के बाद देनी है, सब चीजें बहुत ही डिटेल में। पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ को बनाने की, इनको मैनेज करने की। और हमारे पास एक एक्ट है भी, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो इन सब चीजों से डील करता है। तो इसी के साथ हमने आर्टिकल 5 से लेके 11 तक सारी चीजें पढ़ ली हैं। आगे हम थोड़ी सी मोड्स पढ़ लेते हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसके कम एमसीक्यूज पूछे गए हैं, तो ये एमसीक्यूज भी मैं इसी वीडियो में सारे डील कर लूंगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक छोटा पोर्शन था, बट when we are going through the syllabus then we should discuss each and everything which is important. तो भले ही एक क्वेश्चन भी आया होगा तो we will be discussing that whole topic, है ना? So we will try to cover that. Okay, so there are some modes of acquiring of citizenship of India, which is mentioned under the Citizenship Act 1955. थोड़ी बहुत तो हमने उसमें भी पढ़ ली थी, इसमें थोड़ी डिटेल में दे रखी है, ये मोड है और ये सेक्शन है। ये आप नोट डाउन कर लेना, मैं मोटी मोटी चीजें समझा देता हूँ। तो बाय बर्थ कैसे होती है? बाय बर्थ का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स मेंशन है एक्ट में, है ना? तो उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपके दोनों पेरेंट्स इंडियन हैं और अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो देन डेफिनेटली यू आर इंडियन बाय बर्थ। उसके अलावा अगर आपका एक पेरेंट इंडियन है और एक फॉरेनर है और आप इंडिया में पैदा हुए हो, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना? यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। थर्डली, अगर आपके दोनों पेरेंट्स, अगर आपका एक पेरेंट इंडियन है और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, है ना? इलीगल माइग्रेंट है तो बाय बर्थ आप सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे बाय बर्थ आप इंडिया सिटीजनशिप हो जाते हो, जिसमें मोटा मोटा यह है कि अगर आपके दोनों पेरेंट्स इंडियन है और आप इंडिया में पैदा हुए हो, इंडिया में रहते हो, तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, यू आर एन इंडियन सिटीजन। तो बाय डिसेंट का मतलब क्या होता है? बाय डिसेंट का मतलब ये होता है कि आप अ, का एक पेरेंट, आपके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया के बाहर हैं, है ना? दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं, इंडिया के बाहर हैं, आप पैदा हो गए इंडिया के बाहर, तो नाउ बाय डिसेंट यू आर इंडियन सिटीजन। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा वहाँ की कॉन्सुलेट में जाके, तो आप इंडियन सिटीजन हो जाओगे। दूसरा जो है, आप इंडिया के बाहर रहते हैं, आपके जो स्पाउस हैं वो इंडियन सिटीजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आपकी स्पाउस ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, तो आपका जो बच्चा पैदा हुआ वो बाय डिसेंट इंडियन सिटीजन होगा। बस आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आइदर स्पाउस इंडियन होना चाहिए, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा वहाँ की एम्बेसी जाके या कॉन्सुलेट जाके। तो बाय डिसेंट इसको हम बोलते हैं कि सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाय रजिस्ट्रेशन तो सिर्फ फिर वही होता है, इसके लिए कई सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि हमने आर्टिकल 6 में भी पढ़ी थी, तो उसी प्रकार की कंडीशंस हैं। और इसके अलावा जैसे कि आप इंडियन हैं और आपने किसी फॉरेनर से शादी कर ली, फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में किसी ऑस्ट्रेलियन से शादी कर ली, तो एज अ स्पाउस वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। इसको बाय रजिस्ट्रेशन कहते हैं, है ना? उसको जाके रजिस्टर कराना पड़ेगा एंड देन ही और शी कैन बिकम इंडियन सिटीजन, है ना? बाय रजिस्ट्रेशन। तो और इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि कुछ टाइम के लिए इंडिया में रह रहे हो तो उसके अलग अलग लिमिट है, 6 साल के लिए, 8 साल के लिए। तो जब आप कुछ टाइम के लिए इंडिया में रह रहे हैं, तो अगर आप ओसीआई हैं, ओसीआई एक कॉन्सेप्ट होता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो कुछ ये एक टाइप की डुअल सिटीजनशिप है जो हम अभी आगे देखेंगे, तो इसको अभी डिस्कस नहीं करते। तो बाय रजिस्ट्रेशन इसको कहते हैं कि आप कुछ कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 की, दैट मेक यू एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आप रजिस्ट्रेशन करा के फिर सिटीजन बन सकते हैं। बाय नेचुरलाइजेशन किसको कहते हैं? बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है, नेशनलाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट कि आप, एक टाइम लिमिट होती है और बहुत लंबी ड्यूरेशन की टाइम लिमिट होती है कि हर कंट्रीज की अलग अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में 12 साल की है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये 12 साल तक अगर आप इंडिया में हैं, तो यानी कि बहुत लंबा पीरियड आपने इंडिया में बिता दिया, तो आप अकॉर्डिंगली एलिजिबल हो जाओगे थ्रू नेशनलाइजेशन की सिटीजनशिप लेने के, क्योंकि आपने 12 साल यहाँ बिता दिए, आपने घर खरीद लिया, आपने हो सकता है शादी भी कर ली हो, है ना? तो और आप 12 साल इंडिया से बाहर कहीं गए नहीं है, तो ये आपका बहुत ही क्लियर इंटेंशन शो करता है कि आप इंडिया में रहना चाहते हो, और भाई आप लीगली रह भी रहे थे 12 साल से इंडिया में। तो इसको हम कहते हैं जब एक बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद कुछ राइट्स मिल जाती हैं आपको सिटीजनशिप लेने की, विच इज ऑल्सो मैंशन एक्सप्रेसली इन सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो बाय नेशनलाइजेशन इसको कहते हैं, एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी दैट इज मेंशन इन द सेक्शन 7।
तो टेरिटरी का मतलब क्या हो गया, जैसे कि इंडिया ने किसी को एक्वायर कर लिया। फॉर एग्जांपल इंडिया अगर फ्यूचर में किसी और कंट्री को, जैसे कि पाकिस्तान को एक्वायर कर लेता है, तो वहां के जितने भी रेजिडेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली इंडियन हो जाएंगे। तो जिसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के थ्रू भी सिटीजनशिप मिलती है। आई होप ये सारे मोड्स आपको क्लियर हो गए हों, और जितने आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने बता दिए। इसके बाहर आप चाहो तो पढ़ सकते हो फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, बट almost I have covered everything. So we will be moving on to the next topic. Okay, I think so. This is the last. There are the modes of termination of citizenship. अभी हमने पढ़ा था कि कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन है, डिसेंट है, और भी कई सारे तरीके हैं। छोड़ने के तीन मेजर तरीके के हैं, सेक्शन 8, 9 और 10 में मेंशन है। ये सारे आपको सेक्शंस नोट डाउन कर लेने हैं, पीछे वाले के भी, इसके भी। जितनी भी चीजें हैं ये आपको अपनी नोट डाउन में नोट कर लेनी है। और अब हम समझते हैं कि तीन मेथड टर्मिनेशन के हैं: रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्राइवेशन। रिनंसिएशन मोटे मोटे लिए उसको कहते हैं कि जैसे कि कोई बंदा इंडिया के बाहर चला गया, फॉर एग्जांपल कहीं भी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं चला गया, एंड नाउ ही वांट्स टू रिनाउंस दी सिटीजनशिप, की वो इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है। तो एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भर के वो अपनी सिटीजनशिप को छोड़ सकता है ना। दूसरी होती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ऑटोमेटिक होता है, जैसे कि अगर आपने कनाडा गए और आपने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली, तो फिर आपकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप नहीं है। आप इंडिया और इंडिया के बाहर किसी और देश की दोनों की एक साथ सिटीजनशिप नहीं ले सकते। तो ये आपको डिप्राइव करता है, टर्मिनेट आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तीसरी होती है डेप्राइवेशन। डेप्राइवेशन कहते हैं कि आपने सिटीजनशिप ली, उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो करेक्ट नहीं थे, या उसमें आपने कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगाए, तो हम इंडिया चाहे तो आपसे वो सिटीजनशिप अपनी ले सकता है। उसके अलावा आप कोई ऐसे एक्ट में हो गए जो कि इंडिया की नेशनैलिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ है, तो ऐसे केस में भी आपसे आपकी सिटीजनशिप ली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया के लिए किसी और पड़ोसी या फिर किसी दुश्मन मुल्क की जासूसी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपकी सिटीजनशिप ली जा सकती है, इफ इट इज प्रूव्ड। दीज आर सम कंडीशन जिसमें फोर्सफुली, डेप्रिवेशन में फोर्सफुली ली जाती है, रिनंसिएशन में खुद छोड़ी जाती है, टर्मिनेशन में ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है। बट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया, जिससे ओवरसीज सिटीजनशिप देने की बात हुई। ये एक काइंड की डुअल सिटीजनशिप है। इसमें क्या होता है कि कुछ कंट्रीज मेंशन है उसके शेड्यूल में, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दे रखी है। तो अगर आप इन कंट्रीज की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो भी आप अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रख सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ डुअल सिटीजनशिप। इसमें आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। ओसीआई एक कार्ड बकायदा बनता है, जिसमें क्या है कि आप को पास वोटिंग राइट्स या कुछ राइट्स तो नहीं रहते हैं, लेकिन बेसिकली आप इंडिया आके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपको किसी वीजा की जरूरत नहीं होती, आप जब चाहे इंडिया आ सकते हैं, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप। ठीक है। आप किसी और कंट्री के सिटीजन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फ्रांस के सिटीजन हैं, फिर भी आपका ओसीआई कार्ड बन जाएगा, जिसके थ्रू आपको फिर वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ राइट्स आपको मिल जाएंगी, कि जैसे कि आप इंडिया में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, है ना। तो इट्स अ काइंड ऑफ डुअल सिटीजनशिप, जो कुछ ही कंट्री को प्रोवाइड की जाती है, जिनकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11। दो ये बहुत छोटा पोर्शन था, बट हमने इसको कवर कर लिया है। नाउ वी विल सी द एमसीक्यूज विच हैव कम, पीवाईक्यूज विच हैव कम in the previous years, and with that this topic is complete. Then we will be taking the fundamental rights. So I hope ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, बेनिफिशियल लगी होगी। So now we will move on to the PYQs. Okay, so here are the PYQs. फॉर्मेट सेम ही रहेगा। वीडियो को पॉज कर लो और इसके आंसर देने की कोशिश करो। आई होप कि सब लोगों के आंसर सही होंगे। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding commencement of the Constitution of India? A foreign diplomat, a tourist visiting India, a person who has resided for 5 years before 26 Jan 1950, और डी इलीगल इमिग्रेंट। एंड द आंसर इज सी। अभी हमने पढ़ा है, ये दो बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। सेकंड क्वेश्चन, कैन अ juristic person acquire citizenship under part 2 of the Constitution of India? एंड द आंसर इज नो। ये अभी हमने रिसेंटली पढ़ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप? रिनंसिएशन है, एक्विजिशन नहीं है।
डिप्रिवेशन है, टर्मिनेशन है, एक्विजिशन नहीं है, एक्विजिशन कहते हैं पाने को, सो आंसर इज बी। द सिस्टम ऑफ डुअल सिटीजनशिप विद इन द कंट्री एग्जिस्ट इन, डुअल सिटीजनशिप कहाँ एग्जिस्ट करती है? इट एग्जिस्ट इन यूएसए। आई होप आप सबने सही आंसर टिक किए होंगे। सो द क्वेश्चन इज, हु इज नॉट अ सिटीजन बाय डोमिसाइल? Those who was born in the territory of India, he is. Those who either mother or father was born, he is. Who has been ordinarily residing in India after commencement? Ordinary residing को हम नहीं मानते हैं, तो C will be the option, अभी हमने पढ़ा है। Which article describes that a person who voluntarily acquires the citizenship of a foreign state shall not be a citizen of India? And the answer is B। ये हमें हमने रिसेंटली पढ़ा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ये डीजीएस 2022 में आया है। तो ये लगभग 6-7 क्वेश्चन आए हैं और भी आगे आ सकते हैं इनमें से। तो वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक एट अ ग्रेट लेंथ। सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं, पीवाईक्यूज हमने देख ली है। होप ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं। अगर बेनिफिशियल है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। तो इस सीरीज में तो हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पहले एक बार कवर करने वाले हैं। विद दिस बीइंग सेड, होप वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।